Today we are starting crop production and management. So this is from NCERT Science book class 8th. This is chapter 1 and जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं they need food. Food is required for energy which is utilized for various body functions like digestion, respiration, etc. हमें पता है कि we get our food from plants and animals. To provide food everyone, it has to be produced on large scale. Large scale production required है. इसके लिए फूड का रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कंपल्सरी है. तो अब ये है कि जो एग्रीकल्चर है, जो फूड प्रोडक्शन है, वो शुरुआत उसकी कहाँ से हुई. तो अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो 10,000 BC तक लोग जो थे वो नोमैडिक थे. उसके बाद उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना शुरू किया और क्रॉप प्रोडक्शन शुरू किया. जो अर्ली क्रॉप्स थी उनके अंदर मेनली राइस और वीट थे. तो इस तरह से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ. नाउ these are 10,000 BC people. As you are seeing that these all are working with stone, this age was also known as Stone Age. Now, as this chapter is on crop, तो first of all, what is crop? तो पिक्चर में हम देख रहे हैं ये क्रॉप है. How will we define this? है ना. तो crop is cultivation of same kinds of plants at one place on a large scale, है ना. This is crop. तो टाइप कौन कौन से? सीरियल्स. सीरियल्स के अंदर ये मेज, व्हीट, पैडी, ये सारे सीरियल्स हैं. जो ग्रेन्स वाली जो भी क्रॉप्स हैं, दीज आर सीरियल क्रॉप्स. देन वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में बहुत सारी हैं, जैसे पी हो गया, कैरेट, रेडिश and spinach. All these are vegetables. And fruits like kinos, maltas and mango. These are all fruits. तो इन सब की क्रॉप हम लगा सकते हैं. देन है हमने क्रॉप्स को क्लासीफाई किया हुआ है on the basis of season in which they are grown. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will talk about खरीफ क्रॉप्स. इनको हम सो करते हैं रेनी सीजन में. और रेनी सीजन जो इंडिया में है दैट इज़ जून टू सितंबर. ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप्स का पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. तो इसको याद करने के लिए मैंने एक लाइन बनाई है जो कि है पद्मा सोई ग्राउंड पर कॉटन साड़ी में जो खराब हो गई क्योंकि बारिश भी हो रही थी. तो पद्मा के अंदर पैडी एंड मेज दोनों आ गए. सोई सोयाबीन, देन ग्राउंडनट, ग्राउंड पर कॉटन एज इट इज़ कॉटन वाला आ गया. सारी में जो खराब का जो KHAR है दैट इज़ रिलेटेड विथ खरीफ क्रॉप्स. ओके. देन हो गई क्योंकि बारिश डायरेक्टली रेन को कहते हैं हम, तो ये रेनी सीजन से रिलेट हो गया. तो पद्मा सोई ग्राउंड पर कॉटन साड़ी में जो खराब हो गई क्योंकि बारिश भी हो रही थी. तो इस लाइन से हम क्रॉप्स और उनका सीज़न और कौन कौन सी क्रॉप्स है इसे याद कर सकते हैं. देन है हम इन क्रॉप्स की फ़ोटोग्राफ्स भी देख लेते हैं ताकि इन्हें हम लॉन्गर टाइम के लिए याद रख सकें. तो ये है पैडी क्रॉप. ओके, रेनी सीजन वाली. देन है मेज. दिस इज़ ऑल्सो रेनी सीजन क्रॉप. मेज जो मक्की है ये हम अच्छे से जानते हैं. देन है सोयाबीन. ये सोयाबीन की क्रॉप है. देन है ग्राउंडनट, मूंगफली की क्रॉप. ये मूंगफली की क्रॉप है. और ये है कॉटन की क्रॉप. ओके, जिससे कपड़ा बुना जाता है. नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स. दिस इज़ अनदर टाइप
जो कि विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। इंडिया में विंटर सीजन है अक्टूबर से लेके मार्च तक का। और एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स का वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसके लिए भी एक लाइन बनाई मैंने कि रवि विंस, रबी क्रॉप्स, विंस विंटर वाला। रवि विंस, so his mother says in interview, we eat grams, pea and must start linseed as well. तो रवि विंस तो डायरेक्टली रिलेट हो गया। देन व्हाट डज हिज मदर सेज दैट वी ईट डायरेक्टली वीट हो गया, ग्राम्स, ग्राम, पी से पी, एंड मस्टर्ड हो गया, लिनसीड भी, लिनसीड एज इट इज लिखा हुआ है तो एज वेल। तो लाइन है रवि विंस, so his mother says in interview, we eat grams, pea and mustard, linseed as well. Okay, then we will again see the photographs of these crops. This is wheat, जो गेहूं है, हम सब ने देखी हुई है फसल गेहूं की, इस तरह से दिखती है अगर आप खेतों में जाओगे तो। देन है ग्राम्स, these are grams, जो चने हैं, हरे चने या काले चने, जो भी चने आप खाते हो। देन पी, ये मटर है, ये मटर की क्रॉप है। ओके, नेक्स्ट है मस्टर्ड, जो सरसों का साग खाते हैं आप लोग सर्दियों में, ये विंटर सीजन की रबी क्रॉप है। ठीक है, दिस इज मस्टर्ड। देन ये है लिनसीड, लिनसीड को फ्लैक्स भी कहते हैं, तो ये है लिनसीड की क्रॉप। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? एक्टिविटीज दोज आर इन्वॉल्व्ड इन क्रॉप कल्टीवेशन आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो भी एक्टिविटीज़ क्रॉप को कल्टीवेट करने में इन्वॉल्व होती हैं उनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। अब इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना फर्स्ट स्टेप है। तो सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, दिस इज़ नोन एज टिलिंग और प्लॉइंग। हम सबसे पहले सॉइल की प्लॉइंग करते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट रूट्स पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर डीप पेनिट्रेट कर पाएंगी और रूट्स कैन ब्रीथ इजीली, ठीक है, ताकि वो ब्रीदिंग कर सके। देन ये प्रोसेस अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी अलाउ करती है। अर्थवर्म्स जो हैं ये फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं और ये सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं। इस तरीके से जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स इजीली मिल जाएंगे। ये जो प्लॉइंग की प्रोसेस है एक इम्प्लीमेंट की हेल्प से हम लोग करते हैं जिसे हम प्लो कहते हैं। और ये जो प्लो है ये वुडन या आयरन से बना हुआ हो सकता है। इफ़ सॉइल इज़ वेरी ड्राई वाटरिंग इज़ नीडेड। अगर हमारी सॉइल काफ़ी सूखी है तो हमें उसको वाटर भी देना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि जब हमने प्लॉइंग की है तो जो सॉइल के क्लम्प्स हैं ना वो बन जाते हैं, ठीक है, तो उनको तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये हम कैसे करते हैं? लेवलिंग के थ्रू। और लेवलिंग के लिए हमें लेवलर चाहिए होता है। और ये जो लेवलिंग की प्रोसेस है ये सॉइल और इरिगेशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम लोग मैन्योर भी प्लॉइंग से पहले ऐड कर देते हैं ताकि जो मैन्योर है वो सॉइल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैनुअल प्लॉइंग कैसे करते हैं। अगर हम स्मॉल स्केल में मान लो हम गार्डनिंग कर रहे हैं या किचन गार्डन हमने बनाया हुआ है तो इस तरह के जो वुडन प्लोज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्मॉल स्केल पे इट इज़ यूज़फुल, हम सिंपल हाथ से पकड़ के प्लॉइंग कर सकते हैं। देन मशीन से प्लॉइंग कैसे करते हैं? ये अगर हम लार्ज स्केल पे बड़े बड़े खेतों में प्लॉइंग करते हैं तो इस तरीके से ये प्लॉइंग होती है, ये प्लो होता है। इसको हम जो हमारा ट्रैक्टर होते हैं ट्रैक्टर्स की हेल्प से उनको
प्लॉइंग करते हैं। नाउ है लेवलिंग। अब जो ट्रेडिशनल लेवलिंग थी, बैलों की हेल्प से लोग पुराने टाइम में कैसे करते थे। इस तरीके से ये लेवलर पे जो किसान थे वो खड़े होते थे और बैल को आगे दौड़ाया जाता था। तो इस तरीके से मतलब चलते थे बैल आगे और इस तरीके से लेवलिंग की जाती थी। नाउ ये जो मॉडर्न लेवलिंग है वो कैसे करते हैं, ये अगेन ट्रैक्टर्स की हेल्प से हम मॉडर्न एरा में लेवलिंग करते हैं। नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम वुडन प्लॉ देखेंगे। ये है वुडन प्लॉ, एक पुराने टाइम की पेंटिंग, ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसको ऐड कर दिया। दिस इज़ वुडन प्लॉ। ओके, नाउ ये उसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बीम है जो कि हम बैल के गर्दन पे रखते हैं। ये प्लो शेफ्ट है उसके मतलब बैल के कंधे पे। देन ये उसका हैंडल है जो किसान पकड़ते हैं और ये प्लॉ शेयर है जो कि ज़मीन के अंदर प्लॉइंग करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लॉ। नाउ नेक्स्ट है, ये है आयरन का प्लॉ, जो आजकल हम ट्रैक्टर्स की हेल्प से जो प्लॉइंग करते हैं उनमें आयरन के प्लॉज यूज़ होते हैं। ओके, तो ये जो नीचे जो शार्प एंड्स हैं दीज आर प्लॉ शेयर्स। ओके, नेक्स्ट हो। ठीक है, दिस इज अ हो, तो ये उसकी ग्रिप है, ये उसका हैंडल है। दिस इज अगेन बीम जो कि कैटल्स के कंधों पे रखते हैं हम। ये बेंड प्लेट है और ये उसकी रॉड है। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कल्टीवेटर, है ना। ये कल्टीवेटर है जो कि प्लॉइंग में हेल्प करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सोइंग। सोइंग क्या होता है? सोइंग इज स्कैटरिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, हम जब ग्राउंड के ऊपर सॉइल में जो सीड्स को स्कैटर करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनको ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज सोइंग। नाउ सबसे पहले सोइंग के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के जो हेल्दी सीड्स हैं उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सीड्स हैं उनको हम पानी में भिगो के देखेंगे। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हम किसी जार में ले सकते हैं, उसके अंदर हम सीड्स को डाल देंगे। जो सीड्स फ्लोट करते हैं वो नॉर्मली हेल्दी सीड्स नहीं होते। ठीक है, तो उनको हटा के जो उसके अंदर सीड्स, उसके बॉटम में जो सीड्स हैं उनको लेकर हम उन्हीं से सॉइंग करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल सॉइंग। ये जो ट्रेडिशनल सॉइंग है बैलों की हेल्प से जो सॉइंग करते हैं, तो वो ये देख रहे हो आप, ये पाइप्स हैं, 2-3-4 पाइप्स जो होती हैं वो प्लॉ के साथ जुड़ी हुई हैं और ये ऊपर एक फनल से अटैच्ड है। इस फनल के अंदर जो फार्मर्स हैं वो अपने सीड्स डालते हैं और इस तरीके से सॉइंग होती है, इसके साथ साथ प्लॉइंग भी हो जाती है। नेक्स्ट है, ये है मॉडर्न सॉइंग। अब मॉडर्न सॉइंग में जो हम मशीन्स यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा क्या है कि जो सॉइंग है वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है, जो डेप्थ है वो भी इक्वल होती है और जो सीड्स हैं सॉइंग के बाद सॉइल से कवर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह कवर होने से क्या होगा कि इन सीड्स को जो बर्ड्स वगैरह हैं वो खा नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि सॉइल ने उनको छुपा लिया है। अब ये है मॉडर्न सॉइंग। ट्रैक्टर्स की हेल्प से हम लोग इस तरह से सॉइंग करते हैं। ठीक है, देन सीड ड्रिल। ओके, दिस इज अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ सीड ड्रिल। यहाँ पे हमने सीड्स को भी एक कवर्ड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। देन ये सारे के सारे जो नीचे उनकी पाइप्स हैं उनका एंड जो है वो सॉइल के अंदर सीड्स को सॉ कर देता है। नाउ व्हाट इज़ नर्सरी? नर्सरी ऐसी जगह है जिसके अंदर हम जो सीड्स हैं उनके थ्रू छोटे छोटे जो प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये प्लांटलेट्स इसलिए ग्रो करते हैं ताकि कुछ जो सीड्स हैं उनको स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं ग्रो करने के लिए, तो ये कंडीशंस हम नर्सरी में प्रोवाइड कर देते हैं।
नर्सरी के अंदर धीरे धीरे उनकी हार्डनिंग हो जाती है इन प्लांट्स की, ताकि जो आउटर एटमॉस्फेयर की जो हार्श कंडीशंस हैं उनको ये उसको अडॉप्ट कर सकें। तो इस एडेप्टेशन के लिए हम नर्सरी को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको ग्रो करके इस कंडीशन तक ले जाते हैं ताकि वो सरवाइव कर पाएँ। तो इसलिए नर्सरीज रिक्वायर्ड होती हैं। मेनली जो पैडी के प्लांट्स होते हैं उनको हम नर्सरी से लेते हैं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो व्हाट इज़ मैन्योर? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, ये कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है कि सॉइल के अंदर हमने लगातार किसी क्रॉप को कल्टीवेट किया है, तो इससे क्या होगा, उस सॉइल के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है ना। तो इसके लिए मैन्योर ऐड करते हैं हम फील्ड्स के अंदर, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स वापस से उनको मिल जाएं, सॉइल के अंदर ऐड हो जाएं। और इस जो मैन्योर को ऐड करने की जो प्रोसेस है, इसको हम मैन्योरिंग कहते हैं। ठीक है, मैन्योर का फ़ायदा क्या है? ये वाटर की जो सॉइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है और सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे ब्रीदिंग में हेल्प मिलती है। सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है और सॉइल के अंदर फ्रेंडली माइक्रोब्स का नंबर भी इंक्रीज़ करता है। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हमने जो सीडलिंग्स हैं जो नर्सरी में हमने प्रिपेयर कर लिए थे, ओके, उनको हम ग्रो कर रहे हैं मैन्योर के अंदर। मतलब सीड्स को ही ग्रो किया एग्जैक्टली, सीडलिंग्स तक तो हम पहुँचे हैं। ठीक है, तो हमने ए जो कप है उसके अंदर हमने मैन्योर डाला है सॉइल के अंदर, बी जो कप है उसके अंदर सॉइल के अंदर हमने यूरिया ऐड किया है जो कि एक फर्टिलाइज़र है, और सी के अंदर अकेला सॉइल लिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं जो रिज़ल्ट आया है वो बी के अंदर ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, जिसके अंदर यूरिया हमने ऐड किया है। मैन्योर में मीडियम टाइप की ग्रोथ है और अकेली सॉइल के अंदर ग्रोथ काफ़ी कम हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट इनके अंदर ज़्यादा होती है, तो ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। देन इसके एग्जांपल हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके रेफर्स टू नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, तो एक्सेसिव यूज़ हैज़ मेड सॉइल लेस फर्टाइल। अब क्या है कि फर्टिलाइज़र्स जो ग्रोथ है, जो ईल्ड है, वो क्रॉप्स की अच्छी देते हैं, तो इसलिए फार्मर्स ने क्या किया, फर्टिलाइज़र्स को यूज़ काफ़ी करना शुरू कर दिया। लेकिन इनकी भी एक लिमिट्स है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका कुछ सब्स्टिट्यूट भी ढूंढना पड़ेगा। और क्या इसका नुकसान हुआ है? इससे जो क्या है कि एक्सेसिव जो फर्टिलाइज़र हमने ऐड कर दिया, वो जो वाटर एक्स्ट्रा जो होता है हम इरिगेट करते हैं जिससे, वो उसके साथ बह जाता है और इससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो इन सब जो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं फर्टिलाइज़र से, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये माना गया है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है दैट इज़ बेटर देन फर्टिलाइज़र्स। ओके, दूसरा तरीका फर्टिलाइज़र्स के हार्मफुल इम्पैक्ट को रोकने का ये है कि हम दो क्रॉप्स के बीच जो हमारी लैंड है उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दें, जिसको फॉलो लैंड बोलते हैं। तो उसको हम मतलब बिना कुछ ग्रो किए छोड़ सकते हैं, इससे भी उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिप्लेनिश हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रॉप रोटेशन का। हम जो लेग्यूम क्रॉप्स हैं उनके साथ ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो लेग्यूम क्रॉप्स हैं वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ करती है।
तो क्रॉप रोटेशन कैन बी अनदर ऑप्शन फॉर दिस. नाउ इरिगेशन. इरिगेशन क्या है? इरिगेशन is the process of supplying the water to crops at regular intervals. And why it is needed? Because water is important for every living being, है ना. दूसरा क्या है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है इरिगेशन की वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन वेरी करती है. मतलब डिफरेंट क्रॉप, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल और डिफरेंट सीजन के लिए हमारे लिए जो वाटर सप्लाई है वो डिफरेंट होगी. अब क्या है कि वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. ओके. वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट की रूट से होता है. नेक्स्ट, अब प्लांट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 90% वाटर से बने हुए होते हैं. कहाँ रिक्वायर्ड है वाटर की? मेन रिक्वायरमेंट सबसे पहले जो हमारा सीड है, ग्रेन्स जो है उनको जर्मिनेट होने के लिए वाटर चाहिए. जो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट ने बनाए हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वाटर ज़रूरी होता है. अब है वाटर जो है वो प्लांट को जमने और जो गर्म हवा के करंट से उनसे भी बचाता है, यानी कि फ्रॉस्टिंग और हॉट एयर करंट से भी उसको प्रोटेक्ट करता है. अब है कि देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वेल. ये वेल है, ठीक है. तो वेल्स भी इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ होते थे, अभी भी होते हैं. देन है ट्यूबवेल. ये ट्यूबवेल है. देन नेक्स्ट जो है वो है पॉन्ड. ये पॉन्ड है. पॉन्ड्स को भी इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. देन है लेक. दिस इज़ लेक. लेक्स में भी जो नेचुरल वाटर है, आर्टिफिशियल लेक्स भी होती हैं, नेचुरल लेक्स भी प्रेजेंट हैं. तो उन सब से इरिगेशन को किया जा सकता है. देन है रिवर. दिस इज़ अ रिवर. जो नेचुरल रिवर्स होती हैं उनको भी इरिगेशन में यूज़ करते हैं. ये आर्टिफिशियल आप मैन मेड कह सकते हो, ठीक है. डैम, ये आप ये कह सकते हो कि डैम्स जो हैं दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लार्ज स्केल इरिगेशन पर्पसेस. इसमें बहुत लार्ज स्केल पे वाटर को स्टोर करके डिफरेंट कैनाल्स के थ्रू लंबी लंबी दूर तक भेजा जाता है इरिगेशन के लिए पानी को. देन है कैनाल्स. ये कैनाल्स जो डैम से निकलती हैं और खेतों तक पानी पहुंचाती हैं. तो ये है कैनाल, जिसको नहर कहते हैं हम. देन है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. ये है पुले सिस्टम, ठीक है. सिंपली जो कुएं से पानी निकालते हैं ना हम खींच के, उस तरीके से पानी को पुले सिस्टम से निकाल के और खेतों में दिया जाता था. ये मैनुअली होता था एंड दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड. नाउ चेन पंप. ये भी ट्रेडिशनल मेथड है. चेन के थ्रू ये जो सर्कल है इस पे ये बकेट टाइप एक कंटेनर से पानी निकाल के खींच के और छोटी छोटी कैनाल्स के थ्रू खेतों में पहुंचाते थे. देन दिस इज़ ढेकली. एक तरफ वजन रखा हुआ है, दूसरी तरफ हमने जो कंटेनर है हमारा उसको रस्सी से बांधा हुआ है. इसको खींच के पानी में डाल देंगे, छोड़ देंगे तो उस वजन के थ्रू ये पानी बाहर आ जाएगा और फिर इसको अगेन छोटी छोटी कैनाल्स के थ्रू खेतों में पहुंचाया जाता है. देन रहे लीवर सिस्टम. ओके, ये लीवर सिस्टम है. लीवर सिस्टम में हम बैल यूज़ करते हैं. तो जैसे जैसे ये बैल लीवर को घुमाएंगे वैसे वैसे ये जो एक सर्कल है ये घूमेगा और पानी को बाहर निकालेगा. नाउ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है. फुहारों की फॉर्म में पानी दिया जाता है. ये लॉन्स और कॉफ़ी प्लांटेशंस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है. तो
ये कहाँ यूज़फुल है? जहाँ पे लैंड अनइवन होती है ना, और जहाँ पे पानी की कमी है। इसमें क्या होता है, जो मेन पाइपलाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर पाइप्स जॉइन की हुई होती है, जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे जॉइन की हुई हैं, और इन पाइप्स के ऊपर जो घूमने वाली नोजल्स हैं टॉप पे, उसके टॉप पे लगाए हुए होते हैं। अब क्या होता है कि जो पंप की हेल्प से प्रेशर से पानी मेन पाइपलाइन में आता है, ठीक है, और इसके थ्रू ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं उनमें चला जाता है पानी, और वहाँ से जो रोटेटिंग नोजल्स हैं उनकी हेल्प से ये रेन फॉर्म में क्रॉप्स के ऊपर स्प्रिंकल छिड़काया जाता है, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज़ द मॉडर्न मेथड, ड्रिप सिस्टम। ये जो जहाँ पे पानी बहुत ही कम है उनके लिए तो ये सिस्टम एक वरदान है। देखिए ये पाइप जा रही है और ये प्लांट के जस्ट पास में पानी छोड़ रही है ना। तो क्या होता है कि जो पानी है वो प्लांट्स की रूट्स के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल होता है, ओके। और ये बेस्ट किसके लिए? फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स एंड ट्रीज के लिए ये बेस्ट है। और इस प्रोसेस, ये जो टाइप ऑफ इरिगेशन है इसमें पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सो जो अनडिजायरेबल प्लांट्स नेचुरली हमारे क्रॉप प्लांट्स के बीच में ग्रो हो जाते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स वीड्स कहलाते हैं, ओके। तो इन प्लांट्स को जो रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है, इन वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। जो कुछ वीड्स हैं, ठीक है, वो हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करती हैं और कुछ जो हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए पॉइजनस भी होती हैं। इन वीड्स को हम सिंपली अपरूटिंग के थ्रू भी हटा सकते हैं। कुछ तो जो हम प्लॉइंग करते हैं उस टाइम भी हट जाती हैं और कुछ को हम उनको बिल्कुल ग्राउंड के पास से भी कट कर सकते हैं। जो हम सीड ड्रिल्स यूज़ करते हैं आफ्टर प्लॉइंग, ठीक है, वो भी वीड्स को उनको जड़ से हटा सकती हैं, ठीक है। तो कुछ केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनको हम वीडीसाइड्स कहते हैं, जैसे 2,4-D, ठीक है, जो कि वीड्स को कंट्रोल करते हैं। और वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? उनकी फ्रूटिंग, ठीक है, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से पहले का टाइम जो है वो वीडिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है। दूसरी बात ये कि जो वीडीसाइड्स हैं, क्योंकि ये वीड्स को किल करते हैं तो उनके लिए तो ये पॉइजनस है ही, लेकिन ये ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। तो इनको हमें विद केयर यूज़ करना है, मुंह पे प्रॉपर मास्क वगैरह लगाकर फिर फार्मर्स को इसे यूज़ करना चाहिए। नाउ ये हम फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ये हम वीडिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर बाय प्लोइंग, ठीक है। एंड दिस इज यूज ऑफ वीडीसाइड, है ना, यहाँ पे हम स्प्रे कर रहे हैं, ओके। देन है नेक्स्ट स्टेप हार्वेस्टिंग, ठीक है। व्हाट इज हार्वेस्टिंग? कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट्स मैचुरेशन। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसको हम उस क्रॉप को हम कट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। जो सिकल जो है दैट इज़ द ट्रेडिशनल टूल फॉर हार्वेस्टिंग, ठीक है। लो स्केल पे भी अगर कुछ हमें हार्वेस्टिंग करनी है तो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ये सिकल है। देन है हार्वेस्टर, ठीक है, लार्ज स्केल पे हार्वेस्टिंग करने के लिए हम हार्वेस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द हार्वेस्टर एज शोन इन पिक्चर। नाउ कंबाइन, ठीक है। कंबाइन एक मशीन है जो कि थ्रेशिंग के लिए यूज़ होती है। थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग के अंदर जो सीड्स हैं वो उसके स्टॉक से, चैफ से, ठीक है, उनको हम ग्रेन सीड्स को सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज़ कंबाइन, ओके। तो ये कंबाइन क्या कर रही है? हमारे ग्रेन सीड्स को सेपरेट कर रही है बाकी जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं प्लांट्स की, ओके। तो दिस इज़ यूज्ड इन थ्रेशिंग। नेक्स्ट है विनोइंग, ठीक है। विनोइंग
क्या होता है, जो ग्रेन सीड्स के अंदर फिर से शेफ जो रह जाता है उसको हम ऊंचाई से जब डालते हैं नीचे, तो वो एयर की हेल्प से वो सेपरेट उनकी मतलब सेपरेटली वो अलग अलग हो जाती हैं। अब हम हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द पिक्चर ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। दिस इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट है बैसाखी। दिस इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। ओके, पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। देन है होली। होली पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होता है। दिस इज़ ऑल्सो हार्वेस्ट फेस्टिवल। देन है दिवाली। इससे तो हम अच्छे से जानते हैं, है ना, पूरे इंडिया में बहुत खुशी और उत्साह से मनाते हैं इसे। फिर है नबन्या। बंगाल में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है दैट इज़ नबन्या। नबन्या भी बोलते हैं इसको। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है बंगाल का। देन है बिहू। बिहू जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है असम का है, ठीक है। देन है स्टोरेज। अब जो हमने हार्वेस्टिंग के थ्रू जो ग्रेन कलेक्ट किया है, ओके, इस ग्रेन सीड को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। दिस हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्टोर्ड टू कीप फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि इसे हमें पूरे साल तक ऑलमोस्ट यूज़ करना होता है इन ग्रेन सीड्स को। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेशली जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं उनको ड्राई करने के बाद हमें स्टोर करना चाहिए। ड्राइंग से क्या होता है, ड्राइंग से जो सीड्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं पेस्ट से, बैक्टीरिया एंड फंजाई से। किसी तरह के भी जो हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अटैक से हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके। फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रेन्स को जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स में स्टोर करते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज साइलोज एंड ग्रेनरीज में होता है। जो घर पे हम सेफली रखना चाहते हैं अगर ग्रेन्स को, तो उनके अंदर हम नीम लीव्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। अगर हम क्या करते हैं कि बिग गोडाउन्स में लार्ज स्केल बहुत मतलब बड़े एरिया वाले लैंडलॉर्ड रखने वाले लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो बड़े लार्ज स्केल पे क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो डिफरेंट फार्मर्स हैं क्या करते हैं, अपनी जो क्रॉप है उनको बड़े गोडाउन्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। इतनी लार्ज क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें, ओके। सो अब हम देखेंगे ट्रेडिशनल ग्रैनरी। दिस इज़ ट्रेडिशनल ग्रैनरी, ठीक है। जो पुराने टाइम में छोटे लेवल के जो फार्मर्स थे वो इस तरह से अपने ग्रेन्स को स्टोर करते थे। एंड दिस इज़ द ग्रेनरी, ठीक है। लार्ज स्केल पे जो गोडाउन्स वगैरह हैं वहाँ पे इन जूट बैग्स में, जिनको गनी बैग्स भी हम कहते हैं, इनके अंदर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। देन है दीज आर साइलोज। ये मेटेलिक आप कह सकते हो ग्रेन्स को स्टोर करने की वो होते हैं कंटेनर्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं हम, ये पोल्ट्री फार्म है, कैटल्स हैं, सेरीकल्चर है, फिश कल्चर है ना, पिसीकल्चर जिसको हम कहते हैं। और ये जो हम हनी के लिए जो हम बी कल्चर, एपियरीज जो लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल्स रियर्ड फॉर फूड इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ओके। इन एनिमल्स को घर पे या फार्म्स में भी रियर किया जा सकता है। लार्ज स्केल कीपिंग ऑफ एनिमल्स, प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर इज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसके अंदर क्या कुछ आता है, एनिमल्स को रखा जाता है, उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है,
उनको शेल्टर दी जाती है, उनको प्रॉपर केयर मिलती है। ओके, और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि हमें उनसे कुछ मिल रहा है, मेनली फूड। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे कि फिश से हमें क्या मिलता है? कॉड लिवर ऑयल हो गया एंड विटामिन डी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।